तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र सीरीज़ का क्लास नंबर 4 है, जिसके अंतर्गत हम लोग हड़प्पा सभ्यता को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन नंबर 50 तक देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से देखने का प्रयास करेंगे और आज की क्लास में हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा। MCQ। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं था। तो पहला ऑप्शन है आपका कालीबंगा। कालीबंगा आपका राजस्थान में था, जहाँ से चूड़ी का साक्ष्य मिलता है और जहाँ से मतलब कि ये आपका हल का टेराकोटा भी प्राप्त होता है। और हल का जो टेराकोटा है ये कालीबंगा और बनावली दोनों से प्राप्त होता है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये रोपड़ है और रोपड़ आपके पंजाब में स्थित है, तो ये भी हड़प्पा सभ्यता के साइट हो गए। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये पाटलिपुत्र है जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। जबकि क्वेश्चन नंबर डी जो है वो लोथल है, जो कि गुजरात में खंबात की खाड़ी के जस्ट बगल में है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 52, और क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है, और ये आपका JPSC प्रीलिम्स 2016 में पूछा था। तो हड़प्पा सभ्यता से JPSC में क्वेश्चन 2-3 बार पूछा है। 2016 में पूछा, 2024 वाले में भी पूछा था। तो हड़प्पा सभ्यता काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का बृहद स्थल कौन सा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो राखीगढ़ी है। इसके अलावा देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कि हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो राखीगढ़ी कहाँ है, वो आपका हरियाणा के हिसार जिले में है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरी वाला ये पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा ये दोनों भारत में हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरी वाला इत्यादि ये सभी जो साइट है ये पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। वहीं राखीगढ़ी और जो धौलावीरा है ये भारत में है। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा के हिसार ज़िले में है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ये बताया गया है कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है। तो अभी आपको बताया गया था ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी है। आलमगीरपुर आपका पूर्वी क्षेत्र है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में, जहाँ से चूड़ी के साक्ष्य और हल का टेराकोटा मिलता है। लोथल आपका एक बंदरगाह हुआ करता था, है ना, जो कि गुजरात में खंबात की खाड़ी के जस्ट ऊपर में है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी हुई थी वे कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखना होगा कि सिंधु, झेलम, चेनाब और गंगा ये 4 नदी दिया हुआ है, और सिंधु घाटी सभ्यता इन चारों नदी में किस किस नदी के किनारे स्थित था उसके बारे में बताना है। तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो की बात करते हैं, वो रहता है। झेलम नदी भी सिंधु घाटी में था और चिनाब नदी भी था, जबकि जो गंगा नदी है ये नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस में विश्वास करते थे। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आत्मा में और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मातृशक्ति में। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे पूजा वूजा करने के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यज्ञ का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। ये समाज पूरी तरीके से मातृ सत्तात्मक था, तो यहाँ पे मातृशक्ति की पूजा होती होगी। यहाँ पे आत्मा और ब्रह्म में भी विश्वास रखा जाता था, और यहाँ पे कर्मकांड में भी विश्वास रखा जाता था। तो ये जो RS में पूछा गया था 1993 में ये क्वेश्चन, और ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अभी बताया गया है कि सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक जो है वो पढ़ी नहीं जा चुकी है, और इसी कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान तो लगाया जा सकता है, साथ ही साथ पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। तो पुरुष की भी आकृति मिलती है, जिसके कारण हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे शिव की भी पूजा होती होगी।
अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई है। ठीक है ना। यहाँ पे ना देखिए मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन अग्निकुंड और यज्ञ वेदिकाएँ यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने के भी साक्ष्य मिलते हैं, और इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उन लोग आत्मा में विश्वास करते थे, ताकि उन्हें लगता था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जब उसको हम लोग दफनाते हैं तो उसके साथ में उसके यूज किए जाने वाले कुछ कुछ औजार, कुछ कुछ सामान को हम लोग रख देते हैं, जिससे उसको वहाँ पे हेल्प हो सके। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे उन लोग आत्मा में विश्वास रखते होंगे। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मात्र शक्ति की उपासक मानते थे, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का जो उत्तर है वो नहीं दिया जा सकता है। ठीक ना। इसमें से 55 नंबर का अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे वो देखिए। विष्णु की पूजा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, ब्रह्मा की पूजा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, इंद्र और वरुण की पूजा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ये सभी जो है वो वैदिक काल में मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पशुपति नाथ की पूजा ये लोग करते थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है, जिस पे एक योगी की आकृति बनी हुई है। तो मोहनजोदड़ो से ना एक मुहर मिलता है, और मुहर में योगी की आकृति बनी हुई है, जिससे ये प्रमाण मिलता है कि शायद ये लोग पशुपति नाथ की या फिर शिव की पूजा करते होंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है। और इन्हीं के निर्देशन में ये खोजबीन किया गया था, सर जॉन मार्शल। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल जो थे वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, यानी कि चीफ डायरेक्टर थे। आपको पता होना चाहिए कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया, जबकि 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया। इसके अलावा देखिए हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जो जानकारी है वो चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 ईस्वी में ही दिया गया था, कि हड़प्पा में कोई टीला वगैरह है। यहाँ पे इस बात की जो जानकारी है वो चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 में ही दिया गया था, लेकिन इसकी जो बाकायदा खोज है वो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा होता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे वो सर जॉन मार्शल हुआ करते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, जिसमें बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए राखालदास बनर्जी और आपके दयाराम साहनी, इन दोनों का नाम बहुत ही फेमस है। ठीक ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है, इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता का। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा का खोज तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। लोथल का खोज किसके द्वारा किया गया था वो भी हम लोग आगे देखते हैं। सुरकोटदा और धौलावीरा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोथल का हड़प्पा का जो खोज है वो दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था, और जो लोथल है तो लोथल का भी जो खोज है वो S.R. राव के द्वारा किया गया था। S.R. राव के द्वारा किया गया था। तो लोथल का जो खोज है वो S.R. राव के द्वारा किया गया था। S.R. राव ये लोथल को खोजे थे। ठीक है। तो लोथल का खोज S.R. राव, और हड़प्पा जो प्लेस है इसका खोज दयाराम साहनी के द्वारा। वहीं जो सुरकोटदा प्लेस है, इस सुरकोटदा प्लेस का जो खोज है वो J.P. जोशी के द्वारा किया गया था। ये UPPCS मेंस 2006 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। धौलावीरा का जो खोज है वो बी के थापर ये नहीं किया था, ये वाला गलत है। बाकी बात सही, सभी जो है सही है। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी, लोथल का खोज SR राव, सुरकोटदा का खोज JP जोशी। अब हम लोग देखते हैं कि धौलावीरा का जो खोज है वो कौन करते हैं। तो हड़प्पा जो प्लेस है इसका उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा होता है। लोथल का उत्खनन SR राव के द्वारा होता है। सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी के द्वारा होता है। जबकि धौलावीरा का जो उत्खनन है वो BK थापर के द्वारा नहीं बल्कि RS बिष्ट के द्वारा होता है। तो ये जो है धौलावीरा, इसका जो खोज है वो RS बिष्ट के द्वारा होता है, RS बिष्ट के द्वारा होता है। और SR राव के द्वारा आपका लोथल का खोज होता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, जो कि बोल रहा है हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले पहले पुरातत्वविद कौन थे जो इसके महत्व को समझ नहीं पाए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि सर जॉन मार्शल तो भारतीय पुरातत्व जो विभाग है इसके महानिदेशक थे और इसके ही निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का खोज वगैरह हुआ था और इनको तो पता था ही इसके बारे में, महान यहाँ पे संस्कृति दबी हुई है इसके बारे में। लेकिन एक व्यक्ति है, एक कनिंघम साहब। तो एक कनिंघम को जो है पहले हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले यही पुरातत्वविद थे, लेकिन इनको इस सभ्यता का महत्व के बारे में पता नहीं लगा था और देन ये उसको छोड़ दिए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, एक कनिंघम। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीलों का सीमित उत्खनन कराया था और कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी, किंतु हड़प्पा के टीलों के महत्व को समझ नहीं पाए थे। तो ये जो के कनिंघम साहब है, एक कनिंघम साहब जो है वो ये हड़प्पा के टीलों का उत्खनन तो करवाते हैं और वहाँ से जो टीले वगैरह मिलते हैं यानी कि टीले, तो उनसे उनको लगा भी नहीं था कि ये इतना महान इसका संस्कृति होगा। तो ये इसके जो महत्व है ये उसको समझ नहीं पाए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है ना। तो ये BPSC प्रीलिम्स 2015 में पूछा था और ये काफ़ी ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, 61 नंबर क्वेश्चन। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर जो है वो उत्खनन करवाया था। उसके बाद 1926 से 27 और उसके बाद 1926 से 27 और 1933 से 34 तक माधव स्वरूप वत्स्य यहाँ पे जो है वो हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहते हैं। तो 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा को जो है वो उत्खनन करवाता है। उसके बाद 1926 से 27 और 33 से 34 के बीच में एक और व्यक्ति यहाँ पे उत्खनन करने के लिए आते हैं जिनके देखरेख में उत्खनन होता है। उनका नाम है माधव स्वरूप वत्स्य। तो माधव स्वरूप वत्स्य ये भी आते हैं। इसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज का जो सर्वप्रथम खोज करते हैं, मतलब ये वो है 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन होता है राखालदास बनर्जी के द्वारा। तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ जो और भी अन्य विद्वान थे जैसे कि N दीक्षित साहब, अर्नेस्ट मैके, RL स्टीन, A घोष, JP जोशी इत्यादि, ये सभी जो है ये इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज में और भी व्यक्ति हैं, JP जोशी, A घोष। A घोष कहने का अर्थ है अमलानंद घोष, RL स्टीन, अर्नेस्ट मैक, N दीक्षित साहब, राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स्य, ये सभी जो है वो हड़प्पा सभ्यता के खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। अतः स्पष्ट है कि B.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये जो है B.A. स्मिथ ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं थे, जबकि K.N. दीक्षित, M.S. वत्स्य, M.S. कहने का अर्थ है माधव स्वरूप वत्स्य, R.D. बनर्जी,
ये सभी जो है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई। तो अभी आपको बताया गया था कि जो आपका सुरकोटदा है, तो इस सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति का खोज किसके द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि SR राव के द्वारा तो लोथल खोजा गया था, ठीक है ना। तो ये एक व्यक्ति है जगतपति जोशी। तो जगतपति जोशी के द्वारा सुरकोटदा का खोज किया गया था, ठीक ना, यानी कि JP जोशी। तो सुरकोटदा का जो खोज किया था JP जोशी, यानी कि जगतपति जोशी के द्वारा किया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सुरकोटदा का खोज जगतपति जोशी के द्वारा किया गया था। तो सुरकोटदा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में है और लोथल गुजरात के खंभात खाड़ी के ऊपर है, लोथल गुजरात में ही। सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की जो खोज है वो जगतपति जोशी यानी कि JP जोशी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था के बारे में ऐसा इनमें से कौन सा प्लेस है जहाँ पे घरों में कुओं का अवशेष मिला है। तो इसका सही उत्तर जो है वो भी असमंजस में ही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श की पृष्ठ संख्या 386, ये 2020 का संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में जो निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे, बाप रे बाप, और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था बनी हुई थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास की पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं होते थे। तो रामशरण जी की पुस्तक के अनुसार जो कालीबंगा प्लेस है, इस कालीबंगा प्लेस के सभी घरों में लगभग जो होते वो कुएं होते थे। तो रामशरण शर्मा के अनुसार कालीबंगा था, ठीक है ना। ये आपका UPP से प्रीलिम्स 2004 में पूछा गया था। जबकि अगर हम लोग जय नारायण पांडे की बात करें तो इसके अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों में लगभग प्रत्येक घर में जो है वो निजी कुएं और स्नानागार होते थे। तो ये हो गया। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। तो कौन पहले आया, सोने के सिक्के, आहत मुद्रा वाली चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति, इसके बारे में बताया गया है। तो आपको पता होना चाहिए नगर संस्कृति हम लोग हड़प्पा संस्कृति के रूप में हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। इसके बाद लोहे का खोज होता है। लोहे का खोज आपका 600 ईसा पूर्व के आसपास होता है। इसके बाद आहत मुद्रा वाली जो है वो चांदी के सिक्के आते हैं और सबसे लास्ट में सोने के सिक्के आते हैं, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन के अनुसार तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 4 3 2 1। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में सबसे प्राचीन जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, वो अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व में होता है। तो लोहे का ज्ञान जो है वो कांस्य के ज्ञान के बाद होता है। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के जो है वो आहत मुद्रा के रूप में लगभग 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है वो अस्तित्व में आते हैं। तो पहले नगर योजना, उसके बाद लोहे का खोज 1000 ईसा पूर्व के आसपास, उसके बाद सबसे प्राचीन जो सिक्के थे वो आहत मुद्रा थे जो कि 7वीं से लेकर 6वीं शताब्दी के आसपास में अस्तित्व में आया था। ईसा पूर्व के वैदिक काल में ही आपका लोहे का खोज हुआ था, 600 ईसा पूर्व के आसपास ही, वो याद रखिएगा। सबसे पहले भारत में सोने के जो सिक्के हैं वो हिंद यवन शासकों के द्वारा 2री शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किया गया था। तो सोने के सिक्के जो है वो हिंद यवन शासकों के द्वारा ये जारी किया गया था।
65 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था, तो वो है तांबा। तांबा का प्रयोग सबसे पहले किए थे। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पयाई संदर्भ में मिला है। तो अगर हाथी दांत का पैमाना की बात की जाए तो ये आपका लोथल में मिला है। ठीक है। बी नंबर, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पयाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, और ये जो लोथल है वो गुजरात में है, खंबात की खाड़ी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो यहाँ तांबा तो बहुत ज़्यादा मिला है, चांदी भी कुछ हद तक मिला होगा, सोना भी मिला होगा, लेकिन लोहा जो है वो नहीं मिला था, क्योंकि लोहा का खोज हम लोग जानते हैं वैदिक काल में ही होता है। ठीक है ना। आगे देखिए 68 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो घग्गर और उसकी सहायक नदियों के आसपास में कौन सा स्थल है। तो आपको पता होना चाहिए, बनावली जो है वो घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों पे ही स्थित है। तो हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पयाई स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। ये बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा देखिए, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखिए, हड़प्पा के लोगों को धातुओं का पता नहीं था। ये गलत है, धातुओं का पता था ना भाई, तांबा का। तो 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है। पहला कथन दिया हुआ है, फिर उसके कारण दिए हुए हैं। तो कथन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा अब विलुप्त हो गए हैं, और कारण है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, कि कथन और कारण जो है वो मतलब कि कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो है कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है वो अब विलुप्त अवस्था में हो गए हैं, लेकिन वो खुदाई के दौरान प्रकट नहीं हुए थे, इसलिए वो विलुप्त अवस्था में हो गए। ये इसका कोई उत्तर नहीं हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, मोहनजोदड़ो जो है वो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। तो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है, और वो भी लरकाना ज़िले में है, और ये सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। और जो हड़प्पा है वो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और ये आपका साहिवाल ज़िले में है, और ये रावी नदी के तट में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु भी, ये हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। वो सिंध प्रांत में है, तो ये आपका पंजाब प्रांत में है। वो लरकाना ज़िले में है, तो ये साहिवाल ज़िले में है। वो सिंधु नदी पे है, तो ये रावी नदी पे है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देखिए, नगर जो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर सैंधव सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनका उत्खनन क्रमशः राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने प्रारंभ कराया था। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण तो दोनों सही है, किंतु कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो शैलकृत यानी कि जो है रॉक, मतलब कि रॉक में पेंटिंग वगैरह कहाँ से मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धौलावीरा। तो याद रखिएगा, धौलावीरा जो है वो हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी बड़ी जो है बस्ती है। तो पहले भारत में है राखीगढ़ी, उसके बाद है धौलावीरा सेकंड नंबर में। और धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, और यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप जो है वो हड़प्पा सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। और इन खोजों में जो है वो शैलकृत जलकुंड यहाँ पे महत्वपूर्ण है। शैलकृत जलकुंड मिलता है, यानी कि रॉक कट रिजर्वेयर। तो रिजर्वेयर मिलता है, रॉक कट रिजर्वेयर मिलता है। यहाँ पे शैलकृत
जल कुंड मिलता है, मतलब कि पत्थर का बना हुआ जल कुंड मिलता है। कहाँ से? तो धौलावीरा से। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, धौलावीरा जिस राज्य में है उसका नाम क्या है? तभी बताया गया था आपको कि जो धौलावीरा है ये गुजरात में है, ठीक ना। धौलावीरा और लोथल दोनों गुजरात में ही है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा हड़प्पाई यानी कि हड़प्पन नगर 3 भागों में विभक्त था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो 3 भागों में बटा हुआ था। धौलावीरा नगर को 3 भागों या फिर किला में इसको बांटा गया था, जो है मध्य किला, निचला किला, इस तरह करके, है ना। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो सबसे बेस्ट जो ड्रेनेज सिस्टम मिलता है वो आपका धौलावीरा में मिलता है, ठीक है ना। और धौलावीरा जो है वो सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा क्षेत्र है सिंधु घाटी का। पहला है राखीगढ़ी, दूसरा है धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में बताया गया है कि धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, ठीक है, जो संभवतः विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने जो है वो उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था, बाप रे, तथा संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी के रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में रूप से जो है मतलब उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो वो आपका धौलावीरा से मिलता है। और धौलावीरा जो है वो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सेकेंड सबसे बड़ी जो है वो स्थल है राखीगढ़ी के बाद, और ये गुजरात के कच्छ ज़िले में है, ठीक है ना। याद रखिएगा, यहाँ से उन्नत जल व्यवस्था का प्रमाण मिलता है और साथ ही साथ यहाँ से जो है वो ये क्या बोलते हैं शैलकृत जलकुंड भी मिलता है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विज संस्कार यानी कि डबल बरियल का प्रमाण मिलता है? कुतांसी, धौलावीरा, कालीबंगा या फिर लोथल, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो लोथल और कालीबंगा दोनों से मिलता है। तो लोथल से भी मिलता है, कालीबंगा से भी मिलता है, तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो गया। तो जो द्विज संस्कार है ये लोथल और कालीबंगा दोनों से मिलता है। तो लोथल से सर्वाधिक 3 द्विज समाधिकरण के साक्ष्य मिलता है। तो लोथल से जो है वो 3 जो है वो डबल मतलब कि बरियल का प्रमाण मिलता है और कालीबंगा से जो है वो 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिलता है। लोथल से 3, कालीबंगा से जो है वो 1 डबल बरियल का प्रमाण मिलता है, यानी कि द्विज समाधिकरण का, ठीक है। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो सनौली जो है तो यहाँ से क्या मिलता है? तो उसके बारे में देखिए, यहाँ से मानव समाधान मिलते हैं। इसका आंसर देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी जो दिशा है वो उत्तर से दक्षिण है। और इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली है, जिसमें गहने प्रमुख है। इनके साथ ही कुछ जानवरों की भी हड्डियां यहाँ से प्राप्त हुई है। तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में आपका बरौत तहसील है, वहीं पे एक सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल है, ठीक है।
इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 79 जो है वो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का स्थल एक था मांडी, भारत के किस राज्य में स्थित है? एक है हड़प्पा सभ्यता में मांडा और एक है हड़प्पा सभ्यता में मांडी, तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे, और ये जो मांडी है वो उत्तर प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा। तो जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले का एक गांव है, वो है मांडी, वो चर्चा में आया। और ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि आ गया था भागरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव। भागरा ब्लॉक है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में, वहाँ पे एक ब्लॉक पड़ता है भागरा ब्लॉक। तो मतलब कि बघरा ब्लॉक जो है वहीं पे एक गांव है मांडी गांव। तो मांडी गांव में एक खेत का जब खुदाई होता है तो वहाँ से प्राचीन आभूषण, सिक्के और बर्तन इत्यादि ये सभी मिलते हैं, और जिसको जो है वो हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं हम लोग। ये भी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया था कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो वस्त्रों के लिए कपास का खेती का जो प्रारंभ है सबसे पहले भारत में किया गया था। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया था। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है, स्थित उत्खनन से वहाँ पे कपास की जो है वो सूत प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं या करता है? आगे देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये बिल्कुल गलत बात। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये कहीं ना कहीं सही है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो ये गलत बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन, वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की जो खुदाई हुई थी, यहाँ पे किसी भी मंदिर का अथवा किसी भी पूजा स्थल का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत जो है वो पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मुहरे हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति शिव का और लिंग एवं योनि की पूजा होती थी, और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना भी यहाँ पे प्रचलित थी। इसके अलावा देखिए, पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के भी चित्र मिलते हैं, लेकिन घोड़े के जो चित्र का अभाव है, यहाँ पे घोड़ा नहीं मिलता है। हालांकि घोड़े के अस्थियाँ जो है वो और घोड़े की मृण मूर्तियाँ जो है वो लोथल से, और घोड़े के जो अस्थियाँ हैं वो सुरकोटदा से और कालीबंगा से तो प्राप्त हुआ है। फिर भी घोड़े के उपयोग जो है वो युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता हो, ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बताया जा रहा है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यदि उपस्थित था तो वो वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक ना। सेकंड नंबर है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। इसमें यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तो था, लेकिन उसका वर्चस्वशाली वो नहीं था। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो ये प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तो था, किंतु ये वर्चस्वशाली नहीं थे। किंतु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशे से निर्मित वस्त्र के जो है वो साक्ष्य मिलते हैं, तो जिससे स्पष्ट होता है कि ये लोग वहाँ पे इसका निर्माण करते होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83 जो बोल रहा है, निम्नलिखित स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात जो है वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। तो वृषभ मुद्रा की बात करें
तो ये आपका मोहनजोदड़ो से मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से। तो यहाँ बताया गया है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की जो कलात्मक है वो भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की थी। तो मोहनजोदड़ो से मिला है कुबड़ वाले बैल की आकृति वाला मुहर। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपातों में जो विशेषता दिखाई गई है वह अपूर्व है, यानी कि ऐसा कभी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में से कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो वह है आपका पीपल। तो इसका देखिए, सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी होती थी। तो जो सिंधु सभ्यता में जो मोहरें बनती थी वो सेलखड़ी की बनती थी। और इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेद आदि से भी बनी मोहरें ये सभी प्राप्त हुई थी। अधिकांश जो मोहरें हैं वो वर्गाकार या फिर चौकोर है, किंतु जो कुछ कुछ मोहरें हैं वो घनाकार, गोलाकार और बेलनाकार भी है। सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त मोहरें हैं उसमें पीपल वृक्ष की आकृति जो है वो मिलती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है निम्नलिखित में से किस पशु का जो अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो घोड़ा है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो बैल, हाथी और भेड़ा सबका मिलता है, लेकिन ये जो घोड़ा है, घोड़ा का अंकन मोहरों पे नहीं मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है घोड़ा, हाथी, गाय तो मिला है लेकिन शेर का अवशेष नहीं मिलता है। ये कैसा क्वेश्चन है भाई, इस सबको स्किप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका हम लोग ये बीपीएससी 2023 में पूछा गया था। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो बैल, घोड़ा, हाथी, इसके बारे में पता था क्या? तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी तो थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गदखुड़ जो है वो की है या फिर पालतू घोड़े की है, यह निश्चित कर पाना कठिन है। हड़प्पा लोथल, सुरकोटदा, कुतंसी एवं कालीबंगा से अश्व या फिर उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देखिए सेंदोर और बोकोनी द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथा कथित अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 3000 से लेकर 2000 ईसा पूर्व के मध्य में वास्तविक अश्व बताया गया था। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हटाइए, पढ़ भी लीजिएगा, याद नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन में गलत पूछ दिया था। अब देखिए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग का ये हड़प्पा सभ्यता तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 900। तो 900 वर्षों तक वर्षा नहीं हुआ, इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो पतन हो गया। ये IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल का रिपोर्ट था, जो कि अति संयुक्तिपूर्ण लगता है। तो वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण बताया है। तो जलवायु परिवर्तन कहीं हो सकता है, इसके लिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है जो है वो ऑरेल स्टीन। ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए कि मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो मृन पट्टिका पर उकेरा गया सिंह युक्त देवता का मिलता है, वो कहाँ से? तो कालीबंगा से।
याद रखिएगा कालीबंगा से। तो कालीबंगा के मृन पट्टिका पर एक और दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन मिलता है। तो ये कालीबंगा में मिलता है दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन मृन पट्टिका पे। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र मिलता है। इसके अलावा देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। तो मिस्र की जो सभ्यता थी वो नील नदी के तट पे पनपी हुई थी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। मिस्र की सभ्यता का जो विकास है वो नील नदी की द्रोणी में हुआ था। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का उद्भव हुआ था। मिस्र को नील नदी का वरदान या उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी समकालीन जो सभ्यताएं थी वो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी और इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो देखिए यहाँ भारत में आपका सिंधु घाटी सभ्यता था, इराक ईरान वाले क्षेत्र में आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता था, और अफ्रीका में जो मिस्र है यहाँ पे आपका जो है वो अफ्रीका में यहाँ पे जो इजिप्ट है यहाँ पे आपका मिस्र की सभ्यता हुआ था। यहाँ पे मिस्र की सभ्यता में था, यहाँ पे जो है मिस्र की सभ्यता थी। फिर आपको बताया गया है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का जो है वो उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन सा क्रम आता है उसको यहाँ पे दर्शाना है, उत्तर से दक्षिण। तो कई सारे ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में देखिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण करना, उत्तर से दक्षिण। तो देखिए यहाँ पे पहला है आपका एज़्टेक, यहाँ पे माया सभ्यता, यहाँ पे है मुइज़्का सभ्यता और यहाँ पे है इंका सभ्यता। इस तरह से याद रखिएगा, ऊपर से नीचे के क्रम में है। तो एज़्टेक सभ्यता का विस्तार जो है मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। ठीक ना, ये आप स्किप कर सकते हैं। ये यूपी पीसी में पूछा था, आरओ और एआरओ में पूछा था 2016 में। इसको हटाइए। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम सभ्यता कौन थी। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली जो सर्वप्रथम सभ्यता थी वो आपका सुमेरियन सभ्यता थी। ठीक है ना। तो सुमेरिया जो सभ्यता है या फिर सुमेरियन सभ्यता के जो लोग थे वो प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक करता थे। तो सुमेरियन सभ्यता के जो लोग हैं वो सबसे पहले लिपि का आविष्कार वही लोग करते हैं। इनकी प्रारंभिक जो लिपि का जो स्वरूप है वो अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया या फिर सुमेरियन सभ्यता की जो क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो सुमेरियन सभ्यता की जो लिपि थी उसका नाम था आपका क्यूनिफॉर्म लिपि। क्या नाम था? क्यूनिफॉर्म लिपि। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था उसका नाम था भाव चित्रात्मक लिपि, यानी कि पिक्टोग्राफी फॉर्म में था ये। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। इस क्लास में हम लोग जो है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी MCQ घटना चक्र में दिए हुए थे टोटल 92, इस MCQ को हम लोग देखने का प्रयास किया और इसको समझे भी, और कहीं ना कहीं हम लोग को समझ में आया भी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि घटना चक्र में जो आपका सब्जेक्टिव दिया हुआ था उसको हम लोग स्किप किए, और घटना चक्र में जो केवल ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था 90-92 ठो, उस ऑब्जेक्टिव को ही हम लोग लगाए हैं। तो सब्जेक्टिव हम लोग अभी जो है वो इसको छोड़ दिए हैं सब्जेक्टिव, तो केवल ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं। तो यहाँ तक हम लोग जो है वो हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैदिक काल को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।